Okay. Welcome. I am Vishwajit Kumar, Senior Physics Faculty, Resonance. Today we are with 26 July, Shift 1 JEE Main Solution of the Memory Based Questions. हम लोगों ने क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं मेमोरी बेस्ड JEE Main Shift 1 आज के 26 जुलाई के. सो लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन. सो पहला क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन से है. Two particles are projected simultaneously from a point with angle of projection 30 degree and 45 degree. If both reach to their maximum height at same time, then ratio of their initial velocity is. So यहाँ पे कह रहा है कि just a minute. Yes, यहाँ कह रहा है यस इस क्वेश्चन में कहता है कि दो प्रोजेक्टाइल्स हैं, एक ही जगह से प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं. एक u1 वेलोसिटी से 30 डिग्री पे और दूसरा u2 वेलोसिटी से 45 डिग्री पे. सो आर प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली. ये दोनों t = 0 पे प्रोजेक्ट किए गए. They reach their maximum height simultaneously. So something like this. ये भी इस तरह से जाएगा, ये कुछ इस तरह से जाएगा, हो सकता है. So maximum height जो है ये टाइम t और ये भी टाइम t. So maximum height पे पहुंचने का समय दोनों का सेम है. What does it mean? इसका अर्थ है कि t1/2 और t2/2 दोनों का सेम है. We can say. So I can write u1 sin theta 1 divided by g equal to u2 sin theta 2 divided by g. So this cancel. So u1 by u2 we get sin theta 2 upon sin theta 1. So what is sin theta 2? So sin theta 2 is 1 by root 2 and this is 1 by 2. So we have 2 by root 2 which gives root 2. So first option is correct option for this question. Let's move to second question. Second question इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर से आया है. इसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछी गई है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वैल्यू पूछी गई है. मींस डायरेक्शन के साथ पूछा गया है, मैग्नीट्यूड के साथ पूछा गया है. सो हाउ टू सॉल्व इट. मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वेक्टर फॉर्म में दी गई है. हम लोग जानते हैं कि E जो होता है इट इज़ B क्रॉस V वेक्टर होता है. सो आई कैन राइट व्हाट इज B. It will be 2 into 10 to the power minus 8t sin kx plus omega t. It is j cap cross 3 into 10 to the power 8 meter per second. It is I cap. It is I cap. So we have to find cross product of both these vectors. So what we get is 6 Newton per Coulomb sin kx plus omega t and this will be minus k cap. So the correct option must be second for this question. E equals B cross B. We know this, that this is E vector, this is B vector and this is the velocity vector or direction in which energy travels. So we can say B cross V gives E vector and that's why this relation, and we can find out electric field. Let's move on to next question. So ये क्वेश्चन RBD से लिया गया है.
इसमें एक डिस्क दिया गया है, डिस्क के पेरीफेरी पे एक पॉइंट मास m अटैच्ड है, इट इज़ फ्री टू रोटेट अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। देख लेते हैं क्वेश्चन को। ए पार्टिकल ऑफ मास m इज अटैच्ड टू द सर्कमफेरेंस ऑफ ए डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस आर रिलीज्ड फ्रॉम द पोजीशन एज शोन इन फिगर। Disk can rotate about a horizontal axis passing through the center and in the plane of disk. Find angular speed of particle when it is at lowest point. तो कह रहा है यहाँ से इसे रिलीज किया गया और जब यही मास जब ये मास पॉइंट नीचे पहुँचेगा तो पूछा जा रहा है इस समय ओमेगा कितना होगा, जबकि रेडियस वगैरह दिया हुआ है। सो ऑफ कोर्स यहाँ से यहाँ में एनर्जी कंजर्व रहेगा, तो अपन एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन अपन लगाएंगे तो सबसे पहले व्हाट इज़ द इनिशियल एनर्जी, इट इज़ mgr। अपन यहाँ पे रेफरेंस मान लेते हैं, एनर्जी रेफरेंस मान लेते हैं। तो mgr इक्वल टू, फाइनली जब यहाँ होगा देन आई कैन राइट फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस mgr प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सो यहाँ से अपन लिख सकते हैं 2mgr इक्वल टू हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी mr स्क्वायर प्लस मास दोनों का सेम है, so I can write mr square by 4 into omega square. So now we can calculate 2 to the 4, 16, 16 by 5. So the answer must be 1 omega. You find out, this will be the omega in this question. Next question अपन देखते हैं। ये क्वेश्चन कैपेसिटर चैप्टर से लिया गया है और इसमें 4 कैपेसिटर्स हैं, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू द बैटरी विथ 20 वोल्ट। पूछता है व्हाट इज द टोटल चार्ज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी। सो हाउ मच चार्ज द बैटरी प्रोवाइड्स टू दिस सिस्टम, इस सिस्टम को बैटरी कितनी चार्ज प्रोवाइड करती है। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें अपन इस पूरे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। सो C इक्विवेलेंट विल बी सम 1 + 2 + 3 + 4 माइक्रोफैराड। सो इट इज 10 माइक्रोफैराड। एंड व्हाट इज द चार्ज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी इज Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू E, 10 माइक्रोफैराड इंटू 20 वोल्ट। So it will be 200 microcoulomb, and so the third option is correct one. Let's move on to next question. ये सवाल सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन है। कहता है पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ग्राफ ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो ग्राफ कैसा होगा, तो देखो फॉर ग्राफ के लिए वी नो कि v जो होता है इट इज ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आई कैन राइट इट v स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसको अपन लिख सकते हैं v स्क्वायर प्लस ओमेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। इसको अपन लिख सकते हैं v बाई ए ओमेगा होल स्क्वायर प्लस x बाई ए होल स्क्वायर प्लस 1, सॉरी इट इज इक्वल टू 1। सो ये जो है ये किस चीज़ की इक्वेशन है। सो वी ऑल नो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। So the graph must be ellipse. So second option is correct option for this question. Next question, ये simple straightforward question है
काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से। इसमें 7 मोल्स मोनो एटॉमिक गैस और टेम्परेचर चेंज दिया है। इट इज़ आस्किंग डेल्टा यू। सो हम लोग सिंपल जानते हैं डेल्टा यू के लिए फॉर्मूला होता है F/2 NR डेल्टा T। सो आई कैन राइट 3/2 बिकॉज मोनो एटॉमिक गैस दिया है। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3, N is 7, R I can write 25/3 and delta T I can write 40. So we solve it 3, 3, 2, 20. So it is 25 दूना 50, 500. So it is 3500 joule. So the first option must be correct one for this question. Next, so ये क्वेश्चन सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड से है। इसमें कहा गया है कि एक ड्रॉप ऑफ लिक्विड है जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है, सरफेस टेंशन 9 सेंटीमीटर में दिया हुआ है। सो वी आर यूजुअली कंफर्टेबल विथ न्यूटन पर मीटर। सो लेट्स कन्वर्ट इज फर्स्ट। सो जो सरफेस टेंशन की वैल्यू है 75 डाइन पर सेंटीमीटर, इसको अपन लिख सकते हैं 75 इंटू 10⁵ न्यूटन बाई 1/100 मीटर। 1 सेंटीमीटर इट इज 1/100 मीटर, नो -5 न्यूटन। So 1/100. So it is 75 into 10⁻³ न्यूटन पर मीटर सरफेस टेंशन है। चलिए अब क्वेश्चन को पहले देखते हैं। तो अपन ने यूनिट को पहले कन्वर्ट कर लिया। ड्रॉप ऑफ लिक्विड ऑफ रेडियस इन डिसइंटीग्रेट इनटू 729 आइडेंटिकल ड्रॉप्स। अच्छा, एक बिग ड्रॉप है जिसका रेडियस कैपिटल R है, 1 सेंटीमीटर है। ये टूटता है छोटे छोटे बहुत सारे 729 ड्रॉप्स में टूटता है। सो डेल्टा यू इन द प्रोसेस क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। सो लेट्स कैलकुलेट। सबसे पहले तो वॉल्यूम कंजर्व रहेगा इस क्वेश्चन में। सो आई शुड राइट 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इक्वल टू 729 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। So capital R comes out to be 9 times small r सबसे पहले। ओके, नाउ डेल्टा यू हमें कैलकुलेट करना है। सो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल वी विल राइट T इंटू 4πr²। सो सरफेस टेंशन इंटू सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर ड्रॉप्स इंटू 729 माइनस T इंटू 4πr²। सो हमें अब इसे सॉल्व करना है। लेट्स सॉल्व इट। सो T अपन कॉमन ले सकते हैं, 4π अपन कॉमन ले सकते हैं, और अंदर में जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 729 स्मॉल r² माइनस कैपिटल R²। अपन स्मॉल r की जगह पे r/9 पुट कर सकते हैं। सो ये 9 कैपिटल R² आएगा माइनस R², इट विल बी 8 कैपिटल R²। सो लेट्स राइट दिस साइड। सो इट विल बी T इंटू 4π इंटू 8 कैपिटल R²। सो ना यू पुट द वैल्यूज। आप यहाँ पे T की जगह पे 75 इंटू 10⁻³ रखिए, इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 8 इंटू 1/100 का स्क्वायर, बिकॉज रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। यस, द कैपिटल R is 1 centimeter. So you solve it and we get 7.5 into 10⁻⁻10 joule
hence second option is correct here. Okay, next question, ये थर्मोडायनेमिक्स से है. कहता है मोनो एटॉमिक गैस है, तो मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है. हैविंग प्रेशर P एंड वॉल्यूम V, इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है. नाउ द गैस इज compressed suddenly. This says that the process is adiabatic. इस एडियाबेटिक प्रोसेस में वॉल्यूम 1/8 हो गया, तो नया प्रेशर क्या होगा? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. एडियाबेटिक है तो अपन कह सकते हैं PV गामा जो होगा वो कांस्टेंट होगा, वेयर जहाँ गामा की वैल्यू हो जाएगी 1 + 2/f and that will be 1 + 2/3, so it will be 5/3. Now PV gamma is constant. I can write P V 5/3 equal to P dash वॉल्यूम 1/8 हो गया है, so V/8 whole की पावर 5/3. So you can solve it. It is P dash V की पावर 5/3 divided by, it will be 32. So this cancel. So P dash comes out to be 32P. So जब हम वॉल्यूम को आइडियाबेटिकली 1/8 करेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा और ये 32 टाइम्स बढ़ जाएगा इस मोनोएटॉमिक गैस के लिए एडियाबेटिक कंप्रेशन के केस में. सो द ऑप्शन इज 2 एंड 2 इज करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. सो ये फिर से कहता है कि चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B 2i-3j Tesla such that the acceleration is a vector alpha I cap minus 4j cap meter per second square, then value of alpha is. So it is a question from magnetic field and force due to magnetic field. So इस क्वेश्चन में अपन जानते हैं कि जो फोर्स होता है मैग्नेटिक फील्ड में, जो फोर्स होता है किसी भी मूविंग चार्ज पे, इट इज QB क्रॉस B. So force is perpendicular to B. So I can say acceleration will also be perpendicular to B. So इसका अर्थ है कि A dot B 0 होना चाहिए. अगर A dot B 0 है तो I can write 2 alpha minus 12, sorry plus 12 equal to 0. So alpha must be -6. So the correct option is 3 for this question. Next, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी से सवाल है. रेसिस्टेंस के कुछ कॉम्बिनेशन दिए गए हैं. इस कॉम्बिनेशन को बैटरी कितनी करंट प्रोवाइड कर रही है, वी हैव टू फाइंड इट. लेट्स सी. सो अपन क्या करते हैं, इसे 0 कर देते हैं यहाँ पे, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये 40 वोल्ट हो जाएगा. इसे V कह देते हैं, इसे V डैश कह देते हैं. सो अपन के पास 4 तरह के पोटेंशियल के पॉइंट्स हैं. एक 40, 0, V और यहाँ V डैश. तो 0 और V के बीच में 4 ओम लगा हुआ है. 0 और V डैश के बीच में भी 4 ओम लगा हुआ है. 40 और V के बीच में भी 4 ओम लगा हुआ है. और 40 और V डैश के बीच में भी 4 ओम लगा हुआ है. और V और V डैश के बीच में 2 ओम है. और यहाँ बैटरी लगी हुई है. सो इट इज अ सिंपल व्हीट स्टोन ब्रिज. अब ये अगर सिंपल व्हीट स्टोन ब्रिज है तो इसका रेशियो इसका रेशियो सेम है. सो दिस इज गोइंग टू, दिस इज रिडंडेंट, ये रिडंडेंट है. नाउ अगर ये रिडंडेंट है तो जो इक्विवेलेंट
इसका रेसिस्टेंस होगा 4 4 8, 8 पैरेलल इन 8, सो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस विल बी 4। 40 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, 4 ओम इक्विवेलेंट है, सो द करंट मस्ट बी 40 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4, सो 10 ampere must be correct option. So second is correct option for this question. Next, ये कम्युनिकेशन चैप्टर से क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव ये सारे पढ़ रखे हैं कम्युनिकेशन चैप्टर में। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो उसमें एक अपर साइड बैंड मिलता है और दूसरा होता है अ लोअर साइड बैंड। तो इस क्वेश्चन में अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी दी हुई है 10 मेगाहर्ट्ज, इट शुड बी हियर जेड, और लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी है 6 मेगाहर्ट्ज। तो फाइंड द बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ जो होता है एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ कुछ रहता है ऐसे, कैरियर फ्रीक्वेंसी होती है, इधर होती है FC प्लस FM, सॉरी प्लस FM, और इधर FC माइनस FM। सो जो बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल है, मैसेज सिग्नल, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? तो जो बैंडविड्थ होगा वो होगा 2 टाइम्स FM बैंडविड्थ होगा, और ये एक है क्या? तो इट इज अ डिफरेंस FC प्लस FM माइनस FC माइनस FM, इसका डिफरेंस है, और इसकी वैल्यू दे रखी है 10 मेगाहर्ट्ज, इसकी वैल्यू दे रखी है 6 मेगाहर्ट्ज, सो इट शुड बी 4 मेगाहर्ट्ज bandwidth. So the third option must be correct option. Let's move on next. ये ठीक है, ओके। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन 12th। ये वेव ऑप्टिक्स से क्वेश्चन है। In YDSC the fringe width is found 12 mm in air. Now setup is shifted in liquid of refractive index 4/3. What will be new fringe width? So सबसे पहले बीटा फ्रिंज विड्थ, इट इज़ हाउ मच? इट इज़ d लैम्डा अपॉन d। इस बीटा की वैल्यू दे रखी है 12 mm। नो अब इसे ऐसा कह रहे हैं कि इसे हमने किसी मीडियम में डाल दिया, तो मीडियम में डालने से फ़र्क किससे पड़ेगा? तो कैपिटल D पे फ़र्क पड़ेगा नहीं, स्मॉल d पे फ़र्क पड़ेगा नहीं, सो लैम्डा पे फ़र्क पड़ेगा। तो जो लैम्डा डैश होगा नए मीडियम में, दैट विल बी लैम्डा अपॉन 4/3। सो अब इस लैम्डा डैश, लैम्डा के बदलने की वजह से, सो बीटा विल चेंज, सो बीटा डैश विल बी d लैम्डा डैश अपॉन स्मॉल d, समथिंग लाइक दिस। जिसे अपन और क्या लिख सकते हैं? आई कैन राइट d/d एंड लैम्डा की जगह पे अपन लिख सकते हैं 3 लैम्डा अपॉन 4। आई कैन राइट दिस, सो वी कैन राइट 3/4 d lambda upon small d, so that will be 3/4 12 mm, so that will be 9 mm. Simple. So the correct option must be 4th for this question. Let's move on to next question. ये क्वेश्चन ग्राफ से है, ग्राफ फॉर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। सो कॉन्वेक्स लेंस के ग्राफ से है। 1/v वर्सेज 1/u ग्राफ दिया हुआ है। इसमें कहता है कि ग्राफ से, अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल दे दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस निकालना। अच्छा, इक्वी कॉन्वेक्स दिया हुआ है, मीन्स R1 इक्वल्स R2 ऐसा दे रखा है। सो पहले तो इस ग्राफ को जरा समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या है? इट इज़ 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f फॉर द लेंस।
सो यहाँ से हम लोग देखें तो 1/v इक्वल टू 1/u प्लस 1/f। सो ग्राफ जो है ये y है, ये हमारा x है, सो y इक्वल टू x प्लस c, समथिंग लाइक दिस। स्लोप पॉजिटिव है, सो द लाइन मस्ट बी दिस वे। फाइन, लाइन तो सही है, अच्छी बात है। अब यहाँ से देखो इसमें 1/u की वैल्यू जब 0 है तो 1/v की वैल्यू 0.1 है। सो आई कैन से कि अगर ये 0 है तो इसकी वैल्यू 0.1 है। तो यहाँ से हमें समझ में आ जाता है कि 1/f की वैल्यू जो होगी इट विल बी 0.1, और यहाँ से अपन ये भी कह सकते हैं कि f की वैल्यू जो होगी 10 होगी। चलिए खैर उसकी ज़रूरत नहीं थी। स्टिल नाउ 1/f कितना होता है लेंस के लिए? इट इज़ म्यू माइनस 1 लेंस मेकर्स फॉर्मूला इनटू इक्वी कॉन्वेक्स है, आई कैन राइट इट इज 2/r। सो इट इज़ 0.1 इक्वल टू म्यू की वैल्यू दे रखी है, इट इज़ 1.5 माइनस 1, इट इज़ 0.5 इंटू 2/r। सो r must be 10 meter. So the radius of curvature must be 10 meter. First option must be correct for this question. Next we move on. Let's see next question, 14th question. ये sound wave से है और सब टॉपिक डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। So when a car is approaching the observer, frequency observed is 100 Hz, while the car is separating, the observed frequency is 50 Hz. If observer runs with the car, then observed frequency is x/3 Hz, then find the value of x. So इसमें 3 केस एक साथ डिस्कस किए गए हैं। पहला केस डिस्कस किया गया है कि एक कार है और ये कार मान लेते Vs से जा रहा है और कुछ हॉर्न बजा रहा है f फ्रीक्वेंसी की। यहाँ ऑब्जर्वर है, तो इसे जो सुनाई देगा वो f' सुनाई देगा और वो 100 हर्ट्ज है, जैसा क्वेश्चन कह रहा है। सेकंड केस में कहता है कि जो कार है वो रन्स अवे, फ्रीक्वेंसी वही f है लेकिन इधर जा रही है, ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ऑब्जर्वर को जो सुनाई देता है वो f" सुनाई देता है और वो 50 हर्ट्ज सुनता है। तो कहता है कि जब ऑब्जर्वर कार के साथ रन करेगा तो उसे क्या सुनाई देगा? ऑब्वियसली कार के साथ रन करने का अर्थ है कि ये भी Vs से और ये भी Vs से, दोनों सेम वेलोसिटी जा रहे हैं, तो जो भी फ्रीक्वेंसी ये प्रोड्यूस करेगा इसको जो सुनाई देगा वो f ही सुनाई देगा। तो हमसे f पूछा जा रहा है, f क्या होगा? मीन्स एक तरह से कहा जाए कि ओरिजिनल जो फ्रीक्वेंसी सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है वो हमसे पूछा जा रहा है। तो हमें सभी के लिए इक्वेशंस एक एक करके लिखने होंगे और हमें फाइंड आउट करना होगा। यहाँ थर्ड केस में डॉपलर इफेक्ट 0 है, बिकॉज रिलेटिव वेलोसिटी 0 है, इस वजह से डॉपलर इफेक्ट नहीं है। चलिए यहाँ देखते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ये 100 हर्ट्ज जो है इट इज़ इक्वल टू f इंटू v अपॉन v माइनस Vs, और सेकेंड केस में इट इज़ f v अपॉन v प्लस Vs। अब यहाँ से अपन दोनों का रेशियो ले लेते हैं, तो रेशियो ले लेते हैं तो 2/1 इक्वल टू v प्लस Vs डिवाइडेड बाई v माइनस Vs। हमने दोनों इक्वेशंस का रेशियो ले लिया, 100/50 2/1 हो जाएगा और इधर v प्लस Vs ऊपर आ जाएगा, v माइनस Vs नीचे चला जाएगा। सो फ्रॉम हियर वी कैलकुलेट कि जो Vs की वैल्यू आती है उसे जरा सॉल्व कर लें। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। इट विल बी 2v माइनस 2Vs इक्वल टू v प्लस Vs। सो इट इज़ v इक्वल टू 3Vs, सो Vs इक्वल टू v/3, समथिंग लाइक दिस। सो अपन को f की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो Vs की वैल्यू किसी एक में अपन पुट कर देते हैं।
So 100 equal to F into V divided by V minus V by 3. So we get 3 by 2 F. सो यहाँ से f की जो वैल्यू आती है वो आती है 200 डिवाइडेड बाई 3. सो इसको अगर हम कंपेयर करें x बाई 3 से तो x कम्स आउट टू बी 200. सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. थर्ड केस में नोट करने की ज़रूरत ये है कि थर्ड केस में डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा. सो ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा. सो x बाई 3 इज़ द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ये क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से है, जिसमें लाइट ऑफ वेवलेंथ इंटेंसिटी फॉलिंग ऑन ए प्लेट फाइंड नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड. अच्छा, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है, जिसमें फोटोन्स के बारे में पूछा जा रहा है. फोटोन्स, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड इन 1 सेकेंड जो प्लेट पे आ रहा है. सो लाइट ऑफ वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी इज फॉलिंग ऑन ए प्लेट, फाइंड नंबर ऑफ. तो एक प्लेट है जिस पे लाइट इंसिडेंट हो रहा है, इंटेंसिटी आई दी गई है, इस प्लेट का एरिया ए है. सो एरिया की वैल्यू दी गई है. सो नंबर ऑफ फोटोन्स क्या होंगे, ठीक है. तो सबसे पहले what will be power? Power will be intensity into area. What is this? It is energy per second. तो let us suppose number of photons अगर n आ रहे हैं पर सेकेंड, तो एनर्जी क्या हो जाएगी? That will be n h nu, nh nu, number of photons per second into energy of one photon. So it is energy per second. Actually ये energy per second है, और ये energy per second जो है यही हमारा actually power है. So इसको अपन intensity into area कह सकते हैं. So यह n की वैल्यू क्या आ जाएगी? It will be intensity into area upon hc by lambda. So you put here intensity, area, lambda, h into c. So what is intensity value? It is 100 into 1 centimeter square. You convert it into 1 by 100 square. So it is meter square. Into lambda. Lambda is 900 into 10 to the power minus 9 divided by h 6.63 into 10 to the power minus 34 into 3 into 10 to the power 8. So we solve it, we calculate it, and we get 45 into 10 to the power 15 photons per second, and that's why first option is correct. Let's see next question. So ये क्वेश्चन NLM से है. इसमें एक ब्लॉक है 100 kg का, उससे अटैच्ड पुली है 10 kg 20 kg इससे अटैच्ड है. हॉरिजॉन्टल F लग रहा है जिससे हमें फाइंड आउट करना है, और ये बस गिवन है कि ये 20 kg का वर्टिकल एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. सो वी हैव टू फाइंड आउट F. व्हाट इज F? सो all surfaces are smooth, so there is no friction anywhere. We have to solve it. So what we do कि सबसे पहले अपन को F की वैल्यू निकालनी है ना. सो अपन क्या करते हैं कि 10 kg का एक्सेलरेशन अपन A मान लेते हैं. सरफेस कांस्टेंट की वजह से इसका भी एक्सेलरेशन इधर तो A होगा, ये ऊपर A2 से जा रहा है, तो ये ब्लॉक पीछे 2 से जाएगा. अगर
पुली स्टेशनरी होगा, लेकिन पुली खुद ही ए से जा रहा है, तो पुली के रिस्पेक्ट में ये 2 से पीछे जाएगा और पुली खुद ए से जा रहा है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगा? सो इसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन हो जाएगा a माइनस 2। सो ये एक्सेलरेशन 20 kg का एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में a है, 100 kg का a है, 10 kg का a माइनस 2 है एक्स एक्सिस में, सारे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, बहुत बढ़िया। हम क्या करते हैं, 100 kg, 10 kg, 20 kg को एक सिस्टम मान लेते हैं। तो ये जो टेंशन है दोनों इस पे ये सारे इंटरनल फोर्सेज हो गए, एंड दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स इन एक्स एक्सिस। सो फॉर दिस सिस्टम along x axis we write the equation. So x axis में इक्वेशन लिखेंगे तो फोर्स इक्वल टू 100a प्लस 20a प्लस 10 इंटू a माइनस 2, इक्वेशन 1। हमें a अगर फाइंड आउट हो जाए तो f अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें यहाँ देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम यहाँ पे टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फॉर 20 kg, फॉर 20 kg अलोंग y एक्सिस, तो ये तो पहला जो इक्वेशन अपन लिखे थे वो पूरे सिस्टम के लिए लिखे थे, अपन 20 kg के लिए लिख लेते हैं। सो इट विल बी t माइनस 20g इक्वल टू 20a। सो टेंशन की वैल्यू हो जाएगी 20 इंटू इट विल बी g प्लस a। सो हाउ मच इट विल बी 10 जोड़ 2 12 और 12 दूना 24। सो इट विल बी 240 न्यूटन यहाँ तक। अब जरा 10 kg के लिए देख लेते हैं। फॉर 10 kg t मस्ट बी इक्वल टू 10 इंटू a माइनस 2। ओके, इस क्वेश्चन में सारे इक्वेशन जो अपन लिखे हैं वो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। पहला था सिस्टम के लिए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अभी 20 kg के लिए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड y एक्सिस में, और 10 kg के लिए x एक्सिस में विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्यूडो फोर्स। सो टेंशन की वैल्यू कितनी आई है? 240 10 a माइनस 2। So you solve it, a equal to 26 मीन्स एक्सेलेरेशन की वैल्यू 26 आई। हम एक्सेलेरेशन की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। सो f की वैल्यू क्या आ जाएगी? इट विल बी 100 इंटू 26 प्लस 20 इंटू 26 प्लस 10 इंटू 24, कितना आ जाएगा? 2600 प्लस 520 प्लस 240, आप ऐड करें इसे 6 0 और इट विल बी 6 0, 1 मिनट, 0 4 2 6 5 2 7 6 3 और 2 1 3। सो इट विल बी 360 न्यूटन, 3360 न्यूटन। So the second option must be correct. Let's move on to next question. ये क्वेश्चन फिर से करंट इलेक्ट्रिसिटी से है और ये मीटर ब्रिज का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मीटर ब्रिज का सेटअप दिया हुआ है। इन द गिवन डायग्राम ऑफ मीटर ब्रिज बैलेंसिंग लेंथ इज 40 सेंटीमीटर। अभी जो लेंथ बैलेंसिंग लेंथ है, यहाँ तक की लेंथ है ये एक्चुअली, यहाँ से, तो ये बैलेंसिंग लेंथ 40 सेंटीमीटर है फॉर दिस। ओके, अगर ये 40 सेंटीमीटर है, चूंकि मीटर ब्रिज लिखा है, सो द टोटल लेंथ इज 100, सो दिस मस्ट बी 60, ऐसा कहता है। अच्छी बात है। सो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से कि P अपॉन Q दैट मस्ट बी 40 अपॉन 60, P अपॉन Q। अब क्या कहता है? इफ एन एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ P के साथ कुछ एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस ऐड कर दिया जाए तो बैलेंसिंग लेंथ इज फाउंड एट 80 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस साइड। तो 40 और ये 80, सो इस केस में इधर बचेगा 20 सेंटीमीटर। सो
ये पहला इक्वेशन है। सेकंड केस में कहता है कि अगर p की वैल्यू x से बढ़ा दी जाए तो ये हो जाएगा 80/20, इट इज इक्वेशन 2। आप दोनों का रेशियो ले लीजिए। सो टेकिंग रेशियो p by p plus x that equals 40/60 into 20/80, so something like this, और ये 1/6 आ जाएगा। सो इसको अपन सॉल्व करते हैं। 6p equal to p plus x, so x is 5 times p, p की वैल्यू 4 ओम दे रखी है, so it will be 20 ohm. So the correct option must be 1 for this question on meter bridge. Let's move on to next question. इसमें कहता है an electron and neutron are moving such that their d Broglie wavelength are equal and velocity of electron is x times velocity of neutron. Find the value of x given mass of neutron, mass of electron is this. तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बेस्ड ऑन द फॉर्मूला लैम्डा इक्वल टू h/mv। नाउ ये कहता है कि लैम्डा जो है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के लिए वो इक्वल है। सो लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन इक्वल्स लैम्डा फॉर न्यूट्रॉन। सो वी कैन राइट h by mass of electron into velocity of electron equal to h by mass of neutron into velocity of neutron. यहाँ से h कैंसल हो गया। सो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन, velocity of electron upon velocity of neutron, that will be how much? That must be mass of neutron divided by mass of electron, और इसे x कहा गया है। हमें मास की वैल्यूज दी गई हैं, मास ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू दी गई है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दी हुई है। अपन वैल्यू पुट करके और x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, देन वी गेट इट अप्रॉक्सीमेटली इट इज 1758.24। मास ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू यहाँ दी है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दी हुई है। वी कैन पुट इट, वी कैन फाइंड आउट द रेशियो। सो हमें वैल्यू जो आती है वो अप्रॉक्सीमेटली इतनी आती है। सो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियर फिजिक्स से ये क्वेश्चन है। इसमें कहता है रेडियो एक्टिव सैंपल इज डिकेइंग एट ए रेट after 10 minutes it is found to decay at a rate. Okay, the rate is changing. So rate के बारे में क्या कहा गया है, समय के साथ चेंज हो रहा है। तो अपन जानते हैं कि n जो होता है, एक मिनट, जो रेट होता है अपन डायरेक्ट इक्वेशन यूज कर सकते हैं। इट इज a इक्वल टू a नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा t, वेयर a इज द decay rate, a naught is the initial rate. So actually ये a naught की वैल्यू दी हुई है और 10 मिनट्स t की जगह पे 10 मिनट्स, और ये जो 2250 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट दिया हुआ है ये a की वैल्यू दी गई है। तो हमसे पूछा गया लैम्डा क्या है। सो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, जस्ट वैल्यू पुट करना और आंसर हमें मिल जाएगा। सो लेट्स पुट इट 2250 इक्वल टू 4250 इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू 10 मिनट्स हम लोग लिख सकते हैं। दोनों की यूनिट सेम है, डिसइंटीग्रेशन पर मिनट, डिसइंटीग्रेशन पर मिनट, सो दैट विल कैंसिल आउट। इसको इधर से कट करते हैं, ये आएगा ये ऑलमोस्ट इतना आएगा। इसे हम लोग लिख सकते हैं e टू द पावर लैम्डा 10 मिनट इक्वल टू 17/9 विच इज़ 1.8 अप्रॉक्स
और यहाँ से अपन लैम्डा की वैल्यू निकालें तो 1/10 मिनट इंटू ln 1.8 आएगा। सो लैम्डा की वैल्यू आती है 1/10 ln 1.8 minute inverse. So the fourth option is correct option for this question on from nuclear physics. Let's move to next question. So इस क्वेश्चन में एक रॉकेट है which went up to the height of 32 किलोमीटर from the earth surface. So simple, रॉकेट है और वो 32 किलोमीटर ऊपर जाता है. What will be the percentage loss in weight? परसेंटेज लॉस इन वेट पूछा जा रहा है. तो हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि जो रॉकेट गया ऊपर उसके मास में कोई चेंज नहीं आया. बिकॉज मास में यस चेंज आता है, लेकिन जो क्वेश्चन सजेस्ट कर रहा है डायरेक्टली, जो क्वेश्चन हमने कलेक्ट किया और उससे जो हमें आइडिया आया है उस क्वेश्चन से, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन से, उसमें मास चेंज नहीं हो रहा है. अपन को ये कंसिडर करना है. सो रॉकेट वेंट अप टू हाइट ऑफ, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि कोई ऐसा सैटेलाइट या सिस्टम है जिसको किसी दूसरे माध्यम से उसे ऊपर ले जाया गया है. अब उसकी मास चेंज हो रही है तो हमें उससे मतलब नहीं है. हमें मतलब है जो सैटेलाइट सिस्टम है उसका वेट अर्थ के पास क्या होगा और ऊपर वेट क्या होगा. तो रॉकेट वेंट अप टू द हाइट ऑफ 32 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस. अच्छा, 32 किलोमीटर इज स्मॉल इन कंपेरिजन टू 6400 किलोमीटर. सो जी की वैल्यू वेरी करेगी, बट स्मॉल डिस्टेंस वाली जो रिजल्ट है, जैसे जी जो होता है वो होता है जी सरफेस इंटू 1 - 2h/r. इस फॉर्मूले से जी वेरी करेगी बिकॉज 32 किलोमीटर इज वेरी स्मॉल. व्हाट विल बी द परसेंटेज लॉस इन वेट? तो वेट में परसेंटेज लॉस क्या होगा, चलिए देख लेते हैं. सो परसेंटेज लॉस जो आएगा वेट में, लेट्स परसेंटेज चेंज वी कैलकुलेट. सो परसेंटेज चेंज जो आएगा, सो फाइनल इट विल बी mg minus mgs divided by mg. So this will be the percentage change in weight. So यहाँ से अपन क्या करते हैं, mm कैंसल हो गया, g यहाँ से एक मिनट, सो g माइनस gs. ओके, सो g की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे. सो g की वैल्यू पुट करेंगे तो gs, दिस इज gs एक्चुअली. सो gs 1 - 2h/r minus gs divided by gs into 100. So this cancel, यहाँ 1 आएगा. So it will be minus 2h/r into 100. So ये आएगा -2 into 32 divided by 6400 into 100. So you cancel it, 100. So it is -1. So percentage change is -1. Minus shows that there is loss, there is decrease, और 1% से decrease हुआ है. So percentage loss in weight must be 1%. So the second option must be correct for this question. Let's move on to next question. 21, question number 21. ये एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडर्न फिजिक्स 1 से क्वेश्चन है. इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वेवलेंथ of first line of Lyman series is lambda, then the difference between wavelength of third line of Paschen series and second line of Balmer series. So इस क्वेश्चन में Lyman series का फर्स्ट लाइन जो है उसकी वेवलेंथ दे रखी है लैम्डा. डिफरेंस ऑफ वेवलेंथ फाइंड आउट करना है थर्ड लाइन ऑफ Paschen सीरीज और सेकेंड लाइन ऑफ Balmer सीरीज. सो यहाँ पे 3 पार्ट है क्वेश्चन के अलग अलग. ठीक है, लाइमन सीरीज के लिए अलग मुझे लिखना होगा, बामर के लिए अलग लिखना होगा और पैशन के लिए अलग लिखना पड़ेगा. चलिए ठीक है. सो हाइड्रोजन एटम में जो रिलेशन होता है हमारा वो होता है 1/λ
इक्वल टू आर एच जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, दिस वी नो। ओके, तो सबसे पहले कौन सा है, एल सीरीज, एल फर्स्ट, लाइमन सीरीज का फर्स्ट। तो इसके लिए जो इक्वेशन होगा वो होगा 1/λ इक्वल टू आर एच इंटू 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। सो इसको जरा अपन सॉल्व कर लेते हैं। सो इट विल बी 1 माइनस 1/4, सो इट विल बी 3/4, सो 3/4 आर एच ऐसा आएगा। सो जो लैम्डा की वैल्यू है वो आएगी 4/3 आर एच। सो इसे लैम्डा 1 कह देते हैं, लाइमन के फर्स्ट सीरीज का ये वेवलेंथ है। अब सेकंड हमें कौन सा चाहिए, थर्ड लाइन ऑफ पास्चन एंड सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज। तो पास्चन सीरीज कौन सा है, पास्चन सीरीज का थर्ड लाइन चाहिए। चलिए इसको लैम्डा 2 कह देते हैं, सॉरी इसे हम लैम्डा 2 कह देते हैं। सो लैम्डा 2 के लिए क्या इक्वेशन हो जाएगा, 1/λ2 इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट 1 अपॉन it will be 3 square minus 1 upon 6 square। थर्ड लाइन ऑफ पास्चन सीरीज, पास्चन सीरीज का पहला लाइन नहीं, मतलब 4 से 3 में आ रहा है वो नहीं, 5 से 3 में आ रहा है वो भी नहीं, 6 से जो 3 में आ रहा है, दैट्स वाई 6 और 3 यहाँ पे लिया गया है। सो यहाँ से अपन लैम्डा 2 की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। सो वी गेट आर एच 1/9 माइनस 1/36। सो हाउ मच इट विल बी, 9 चौक 36। सो यहाँ 4 आ जाएगा, 4 माइनस 1 3/36, इट विल बी 12। सो लैम्डा 2 विल बी 12 अपॉन आर एच। अच्छी बात है, 12 अपॉन आर एच। एक और बच गया, सो अपन इसी में एडजस्ट करते हैं। बामर सीरीज, बामर सीरीज का कौन सा, सेकेंड लाइन B2। सो B2 के लिए 1/λ3 इक्वल टू आर एच इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर वी विल राइट, बिकॉज बामर सीरीज का सेकेंड लाइन है। तो बामर सीरीज का फर्स्ट लाइन जो होगा वो 3 से 2 में जो आएगा उसके लिए होगा, यहाँ पे सेकेंड लाइन बोला जा रहा है तो 4 से 2 में आएगा। सो वी सॉल्व इट दिस। सो ये 1/4 माइनस 1/16, सो इट विल बी 3/16। सो लैम्डा 3 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3/16, so it will be 16/3 RH, something like this। चलिए अब फाइनली आते हैं क्वेश्चन पे। क्या कहता है क्वेश्चन पे, कहता है कि जो पास्चन सीरीज का लैम्डा 2 है माइनस लैम्डा 3। सो नाउ लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 3, हाउ मच इट विल बी, lambda 2 minus lambda 3, so it will be 12 upon RH minus 16/3 RH। so 12 upon RH 16 upon 3 RH, तो ये कितना आएगा, so it will be 20 upon 3 RH। अच्छी बात है, 20 upon 3 RH। सो अपन को लैम्डा के टर्म्स में लिखना है, मतलब लैम्डा 1 के टर्म्स में लिखना है। सो जगह थोड़ी कमी हो रही है, सो अपन डिफरेंस को यहाँ पे लिख लेते हैं कि लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 3 जो होगा
that will be 20/3 RH और 20/3 RH, so 4/3 RH, so अपन लिखेंगे 5 × 4/3 RH और इसकी वैल्यू है लैम्डा, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये लैम्डा दिया हुआ है, सो आई कैन राइट इट एज 5 लैम्डा। सो ए लैम्डा में ए की वैल्यू जो है वो 5 है, सो द करेक्ट ऑप्शन मस्ट बी 5 एंड फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट वन। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये सिंपल एनएलएम का क्वेश्चन है। इसमें एक मंकी है जो रोप को पकड़ के चढ़ रहा है, या तो चढ़ेगा या उतरेगा, व्हाटएवर। रस्सी का टेंशन मैक्सिमम दिया हुआ है 350, मंकी का मास दिया हुआ है 50 kg। कहता है टेंशन इज 700 न्यूटन व्हेन मूव्स अपवर्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। सो लेट अस सपोज इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। सो कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है, सो नो एक्सेलरेशन, सो टेंशन माइनस 50g इक्वल टू 0, सो टेंशन की वैल्यू 500 आएगी। तो इस केस में टेंशन की वैल्यू 500 आएगी, सो इसलिए ये गलत ऑप्शन है। सॉरी 700 कहना गलत है। When moves downward with constant velocity अगेन गलत है, बिकॉज 500 होना चाहिए आंसर। t माइनस 50g इक्वल टू 50 × 0 एक्सेलरेशन कांस्टेंट वेलोसिटी, सो 500 होना चाहिए, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। रोप ब्रेक्स व्हेन मूव्स डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन। अच्छा, डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन, जरा चेक कर लेते हैं। डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन के केस में इक्वेशन क्या आएगी? सो इट विल बी 50g माइनस टेंशन इक्वल टू 50 × 4, सो यू कैलकुलेट टेंशन। सो ये 500 आ जाएगा और ये 200 आ जाएगा, सो टेंशन विल बी 300 न्यूटन। नहीं, मैक्सिमम टेंशन इट कैन बियर इज 350 न्यूटन, तो 300 न्यूटन चलेगा ना, चलेगा। सो ब्रेक्स गलत हो गया, नहीं टूटेगा। एक ही बचता है और ये सही होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। रोप ब्रेक्स व्हेन मूव्स अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर। सो अपन इक्वेशन लिख लेते हैं, t माइनस 50g इक्वल टू 50 × 5। सो टेंशन की वैल्यू अगर सॉल्व करें, सो ये 250, ये 500, सो इट विल बी 750 न्यूटन। 250 500, सो 750 न्यूटन टेंशन आता है। तो ऑब्वियसली मैक्सिमम टेंशन 350 है, 750 है तो टूट ही जाएगा। सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 coils of radius 20 centimeter and having 400 and 200 turns respectively, then ratio of magnetic field at the center. Okay, so magnetic field at the center कितना होगा? B इक्वल टू, अगर n टर्न्स है तो n इंटू म्यू नॉट I अपॉन म्यू नॉट I अपॉन it will be 2 pi r, something like this. So दोनों का रेडियस सेम है, टर्न्स अलग अलग हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो क्या होगा अगर करंट सेम है तो? अच्छी बात है। तो करंट सेम है, रेडियस सेम है, टर्न सिर्फ अलग अलग है, तो B1 अपॉन B2 जो होगा वो सिंपल N1 अपॉन N2 हो जाएगा, बिकॉज रेडियस सेम है, करंट सेम है, तो फिर क्या है? N1 कितना हो गया? 400, नीचे 200, सो इट विल बी 2, सो द 2:1 मस्ट बी द करेक्ट ऑप्शन, सो द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सो ये बहुत सिंपल था। आई थिंक इसमें कुछ और होना चाहिए था करंट और रेडियस से रिलेटेड, बट स्टिल कलेक्ट जो हुआ है अपन वही डिस्कस कर रहे हैं मेमोरी बेस्ड से। दिस इज द 24th क्वेश्चन ऑफ टुडेज शिफ्ट 1। ये स्क्रू गॉज से क्वेश्चन पूछा गया था, सो ये भी इंपॉर्टेंट है, स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर। सो डायमीटर ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ 6.8 सेंटीमीटर इज मेजर्ड बाय स्क्रू गॉज ऑफ पिच
0.5 mm, 50 डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। अच्छा, पिच 0.5 mm का है और 50 डिवीजन है सर्कुलर स्केल पे। सो लीस्ट काउंट कितना होगा? दैट विल बी 0.5 mm, 0.5 mm डिवाइडेड बाई 50, दिस वुड बी द लीस्ट काउंट। अब क्या कहता है, मेन स्केल रीडिंग जो है वो 1.5 mm है, मेन स्केल कोइंसाइड्स विद 7 डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, देन एरिया। सो जो डायमीटर होगा दैट विल बी 1.5 प्लस 7 इंटू 0.5 अपॉन 50. So the diameter must be, यह आ जाएगा 1.5 प्लस 0.07, so it will be 1.57 mm, 1.57 mm. Now अपन अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें, बिकॉज जो एरिया दिया हुआ है कर्व सरफेस का वो सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, सो इसे हम लिखेंगे 0.157 सेंटीमीटर। नाउ जहाँ तक एरिया का सवाल है, एरिया, तो एरिया इज हाउ मच? Area of curved surface, it is 2 pi r into L, so I can write it as it is pi d into L, pi into d, diameter is 0.157 centimeter into length is 6.8 centimeter. You solve it, you will get 3.35 centimeter square. On multiplying these, take the value of pi 3.14 and you multiply, so we get the area 3.35 centimeter square. So this was the question from screw gauge. Next question, this is from semiconductor chapter. ये semiconductor chapter से question था और हमें लगता है कि आज के पेपर में बहुत वाइड रेंज ऑफ कवरेज था। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये जीनर डायोड का सवाल है और पूछ रहा है मैक्सिमम करंट जीनर डायोड से क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं जीनर डायोड रिवर्स बायस में काम करता है, ये वो सारी चीज़ें अपन पढ़ रखे हैं। जीनर डायोड जब रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन में चला जाता है तो उसके क्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट हो जाता है, इधर प्लस रहता है इधर माइनस रहता है वोल्टेज, और वो 40 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होगा। रिवर्स बायस में ये वर्क करता है, सो इधर प्लस इधर माइनस, तो ये 40 वोल्ट होगा। तो मैक्सिमम करंट पूछा जा रहा है, तो ऑफ कोर्स अपन मैक्सिमम वोल्टेज के लिए देखेंगे, 120 वोल्ट के लिए चेक करेंगे। चलिए 120 वोल्ट के लिए अपन चेक करने जा रहे हैं। सो ये 40 वोल्ट है, यहाँ 40 किलो ओम है, तो ऑफ कोर्स यहाँ जो करंट होगा वो 1 मिली एम्पियर होगा, 1 मिली एम्पियर यहाँ पे करंट होगा। इसे अपन अगर ग्राउंड कर दें तो ये हो जाएगा 40 वोल्ट, ये 120 वोल्ट और ये 40 वोल्ट। सो द डिफरेंस इज 80 वोल्ट, सो द करंट मस्ट बी 8 मिली एम्पियर। सो यहाँ 8 मिली एम्पियर है या 1 मिली एम्पियर है, सो जो जीनर डायोड से करंट जाएगा वो कितना जाएगा? सो ऑफ कोर्स दिस I मस्ट बी इक्वल टू 8 मिली एम्पियर माइनस 1 मिली एम्पियर, and that should be 7 milliampere. So the correct option is third, and so we have discussed all 25 questions today that we retrieved, जो हम लोगों ने स्टूडेंट से मेमोरी बेस्ड रिट्रीव किया, और ये सारे क्वेश्चंस थे आज के शिफ्ट के लिए। थैंक यू।